भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भयंकर सैन्य एक्शन लिया है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। इसमें भारत के राफेल विमानों ने ब्रह्मोस, स्कैल्प के साथ हैमर और स्पाइस 2000 बमों के साथ भयंकर तबाही मचाई। हालांकि राफेल विमानों ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। भारत की अमोघ मिसाइलों ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक सटीक हमला किया। पाकिस्तान में चीन के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम तक भारत की मिसाइलों को रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है, क्या भारत के पास ऐसा कोई फाइटर जेट है जो पाकिस्तान की सीमा में घुस भी जाए अंदर तक और पाकिस्तान उसे ना देख पाए, ना रोक पाए? जवाब है फिलहाल नहीं। अगर भारत के पास ऐसा योद्धा होता तो वो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर जाकर मिसाइलों से तबाही बरसाता। हालांकि हमारा एम का तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति का सामना कभी भी किसी भी वक्त करना पड़ सकता है। इसलिए भारत ने बहुत जल्द ऐसे 5वीं या 6ठी जनरेशन के योद्धाओं को हासिल करने की भयंकर तैयारी शुरू कर दी है। और इस दिशा में भारत के दोस्त जापान की तरफ से एक ऐसे 6ठी जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर आया है जो पाकिस्तान की सीमा के सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर तबाही बरसाकर आ जाएगा और पाकिस्तान को पता चल नहीं चलेगा, ना ही उसे वो रोक सका है। जी हाँ, इस संबंध में जापान की तरफ से भयंकर ऑफर दिया गया है भारत के लिए। सवाल है कि क्या जापान ने भारत को एक ऐसा सीक्रेट ऑफर दिया है जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है? अरबों डॉलर का वो कौन सा खतरनाक लड़ाकू विमान सौदा है जिस पर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर गड़ी हुई है? क्या भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA के साथ साथ 6ठी जनरेशन के GCAP प्रोग्राम की ओर कदम बढ़ाएगा? 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इस खतरनाक रेस में भारत कैसे बनेगा दुनिया का नया सिकंदर? कैसे लिखेगा अपनी तकदीर? चीन के J-20 और J-35 के बढ़ते खतरे के जवाब में भारत का असली ब्रह्मास्त्र क्या होगा? अपना AMCA या विदेशी GCAP? दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों और जासूसों के कान खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी सीक्रेट डील की गूंज सुनाई दे रही है जिसके सामने आते ही बड़े बड़े सूरमाओं के होश फाख्ता हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के उस सनसनीखेज ऑफर की जो उसने हिंदुस्तान को दिया है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाले ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में शामिल होने का एक ऐसा न्योता जिसने कूटनीति के गलियारों में भूचाल ला दिया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये GCAP किस बला का नाम है। GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ब्रिटेन, इटली और जापान का एक महा प्रोजेक्ट है। एक ऐसा सपना है जो आसमान की सल्तनत को बदलने की ताकत रखता है। इनका मकसद है 2035 तक दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे उन्नत, सबसे शातिर 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनाना। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के रडार को न सिर्फ चकमा दे सके बल्कि उसे अंधा कर दे। बिना आवाज की सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के इलाके में घुस सके, यानी सुपर क्रूज की घातक क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अकेले ही कई लड़ाकू ड्रोन की फौज को कंट्रोल कर सके, दुश्मन पर कहर बरपा सके। एक ऐसा फाइटर जेट जिसके रडार की ताकत आज के सबसे एडवांस रडार से भी 10,000 गुना ज्यादा हो, जो लेजर जैसे भविष्य के हथियार जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन चलाने में सक्षम हो। ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं बल्कि हवा में उड़ता एक अदृश्य किलर रोबोट होगा, एक ऐसा शिकारी जिसका कोई तोड़ नहीं। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर दुनिया की 3 बड़ी और दिग्गज कंपनियां, ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स, इटली की लियोनार्डो और जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज मिलकर दिन रात काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जापान, जो पहले भारत के कुछ रक्षा सौदों को लेकर, खासकर रूस के साथ हमारे S-400 सिस्टम को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहा था, वो अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्यों वो भारत को इस एलीट क्लब में शामिल करने के लिए इतना उतावला है? जापानी मीडिया और अंदरूनी सूत्रों की माने तो इसकी 2 सबसे बड़ी और अहम वजहें हैं। पहली वजह है पैसा, पैसा और पैसा। भारत जैसा विशाल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो लागत का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा, हर देश के हिस्से में कम खर्च आएगा। और दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण वजह है ड्रैगन का बढ़ता हुआ खौफ। जी हाँ, चीन जिस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, जिस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों को धमका रहा है, उसे रोकने के लिए, उसे काबू में करने के लिए जापान को भारत जैसे एक ताकतवर, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक साथी की सख्त जरूरत है। खबरें तो ये भी हैं कि इसी साल फरवरी 2025 में जापान का एक हाई लेवल डेलीगेशन एक गुप्त मिशन पर चुपचाप दिल्ली आया था।
उन्होंने भारतीय अधिकारियों के सामने GCAP का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, इसकी खूबियां गिनाई और साथ मिलकर इस भविष्य के हथियार को बनाने का ऑफर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी इस ऑफर में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि ये हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को नए पंख लगा सकता है। सोचिए, भारत में बनेंगे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट के पार्ट्स। ये है नए भारत की ताकत। तो दोस्तों, GCAP की चकाचौंध और विदेशी चमक दमक में हमें भारत के अपने शेर, हमारे अपने लड़ाके, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को कतई नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के उस विराट सपने की पहली गर्जना है जो पूरी दुनिया सुनेगी। ANMCA कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं, बल्कि उससे भी एक कदम आगे 5.5 जनरेशन का एक ऐसा महायोद्धा है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन के होश उड़ा देगा। इसमें वो सारी घातक खूबियां होंगी जो दुश्मन के पसीने छुड़ा देंगी। मतलब जबरदस्त स्टील्थ पावर, यानी दुश्मन के राडार से पूरी तरह गायब हो जाने की अविश्वसनीय क्षमता, बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा दिमाग जो पायलट का तीसरा हाथ बन जाएगा, और भविष्य में दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के लिए लड़ाकू ड्रोन्स के पूरे झुंड को अकेले कंट्रोल करने की अद्भुत ताकत। इस भारतीय शेर को बनाने का जिम्मा उठाया है भारत के अपने सबसे काबिल लड़ाकों ने, यानी DRDO की ADA और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये वो नाम हैं जिन्होंने पहले भी असंभव को संभव करके दिखाया है। और सबसे बड़ी, सबसे ताजा खुशखबरी ये है कि पिछले ही साल मार्च 2024 में भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने AMCA के पहले प्रोटोटाइप बनाने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। यानी अब काम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर फैक्ट्रियों में जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। भारत अब रुकेगा नहीं। कहा जा रहा है कि AMCA का पहला प्रोटोटाइप साल 2027 में दुनिया के सामने अपनी पहली झलक दिखाएगा और इसकी पहली ऐतिहासिक उड़ान 2028 तक संभव हो जाएगी। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ठीक ठाक रहा तो 2035 से पहले ही, या हो सकता है उससे भी जल्दी, AMCA भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा बनकर दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, हर शेर को एक ताकतवर दिल की, एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। AMCA के लिए भी एक ऐसा ही दमदार, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला इंजन चाहिए। शुरुआती AMCA Mk1 वेरिएंट में तो अमेरिका का भरोसेमंद GF414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन असली बाहुबली यानी AMCA Mk2 के लिए हमें चाहिए 110 किलो न्यूटन से भी ज्यादा ताकत पैदा करने वाला एक स्वदेशी इंजन। हालांकि इसी बीच भारत GCCAP फाइटर जेट लेने की सोच रहा है। सवाल है कि GCCAP में जाने के फायदे क्या हो सकते हैं? तो पहला और सबसे बड़ा फायदा है लेटेस्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक सीधी पहुंच। मतलब छठी पीढ़ी की वो सारी घातक टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस्ड AI, स्मार्ट ड्रोन का नियंत्रण और फुल स्पेक्ट्रम स्टील्थ पावर हमें शायद थोड़ी जल्दी और आसानी से मिल सकती है। दूसरा बड़ा फायदा होगा मेक इन इंडिया को बूस्ट, यानी भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को इस भविष्य के फाइटर जेट के महत्वपूर्ण पुर्जे, सिस्टम और सब सिस्टम बनाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। इससे देश में रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी औद्योगिक क्षमता भी। तीसरा फायदा है इसके कम खर्च का, यानी जो अरबों खरबों डॉलर का डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कई देशों में बढ़ जाएगा, तो भारत के हिस्से में शायद थोड़ा कम बोझ आए। और चौथा अहम फायदा है गहरी कूटनीतिक दोस्ती का। मतलब इस प्रोजेक्ट से भारत की जापान, UK और इटली जैसे बड़े और प्रभावशाली देशों से दोस्ती और भी ज्यादा गहरी और मजबूत होगी, जिससे चीन जैसे विस्तारवादी देशों को एक कड़ा और सीधा संदेश जाएगा कि भारत अकेला नहीं है। लेकिन जितने फायदे हैं उतने ही GCAP में जाने के संभावित खतरे और नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 1, हमारे अपने AMCA का क्या होगा? सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं GCCAP के चक्कर में, विदेशी टेक्नोलॉजी के लालच में हमारा अपना स्वदेशी AMCA प्रोग्राम पीछे न छूट जाए। हमारा पैसा, हमारे बेहतरीन इंजीनियर और सरकार का ध्यान सब बंट जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत के उस महान सपने पर एक बड़ी चोट होगी जिसके लिए हम सालों से मेहनत कर रहे हैं। नंबर 2, जेब तो डीली होनी तय है। इस प्रोजेक्ट में बेशक खर्च बंटेगा, लेकिन फिर भी भारत को अरबों डॉलर तो खर्च करने ही पड़ेंगे। ऊपर से अगर ये GCAP प्रोग्राम किसी वजह से लेट हो गया या बीच में बंद हो गया तो हमारा लगाया हुआ पैसा और कीमती समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? नंबर 3, क्या हमें पूरी टेक्नोलॉजी,
पूरा कंट्रोल मिलेगा। अभी इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कंट्रोल को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हमें सिर्फ नट बोल्ट कसने का काम मिले और असली टेक्नोलॉजी विदेशी ताकतों के हाथ में ही रहे। क्या हम अपनी मर्जी से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इस विमान में बदलाव कर पाएंगे, या फिर इसका रिमोट कंट्रोल हमेशा विदेशियों के हाथ में ही रहेगा? एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाने का बड़ा खतरा है। नंबर 4, बेचने का अधिकार किसके पास होगा? क्या हम भविष्य में ये विमान अपनी मर्जी से अपने मित्र देशों को बेच पाएंगे, या इसके लिए भी हमें यूके, जापान और इटली से इजाजत लेनी पड़ेगी? हमारी आजादी का, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का क्या होगा? नंबर 5, नए दुश्मन और पुराने दोस्तों की नाराजगी। रूस जैसे हमारे पुराने और पारंपरिक दोस्त इस कदम से नाराज हो सकते हैं। फ्रांस और अमेरिका जैसे दूसरे बड़े हथियार सप्लायर भी छिड़ सकते हैं और भविष्य के सौदों में अड़ंगा डाल सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, ये फैसला बहुत ही ज्यादा पेचीदा और नाजुक है। एक तरफ आत्मनिर्भरता का गौरव है, अपने दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का जज्बा है, तो दूसरी तरफ लेटेस्ट विदेशी टेक्नोलॉजी का आकर्षण और रणनीतिक साझेदारी का मौका है। ये पूरा मामला सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने या बनाने का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए दुनिया की सियासत, शक्ति संतुलन और भारत के भविष्य का भी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता हुआ खतरा, पाकिस्तान का चीन से J-35 जैसे खतरनाक स्टील्थ विमान खरीदने का प्लान, अमेरिका का अपना NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का साझा FCAS प्रोग्राम, इन सब के बीच भारत को अपनी एक अलग और मजबूत जगह बनानी है। भारत हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र और गुट निरपेक्ष विदेश नीति पर चला है। किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होना भारत की फितरत कभी नहीं रही।